नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में क्वेश्चन आंसर की जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए अलग से बना दी गई है। बाकी कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता था कि सर हमें जो प्लेलिस्ट है वो ज़्यादा हो गई है और हमें हमारी कक्षा की प्लेलिस्ट नहीं मिलती, इसलिए सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं। सिक्स क्लास के लिए आपको क्या करना है, इसी चैनल के जब आप होम सेक्शन पे जाएंगे तो होम वीडियो और कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो कोर्सेज वाले पे जब आप जाएंगे ना तो वहाँ आपको सिक्स क्लास की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जो सेवन्थ एट और नाइन टेंथ है तो उसके लिए आपको जो भी कक्षा के विषय आपको पढ़ने हैं आपको सर्च करना एनसीईआरटी बाय विक्रम। और आगे अगर सेवन्थ का पढ़ना सेवन्थ क्लास लगा देना, सिक्स का पढ़ना तो सिक्स क्लास, एट्थ का पढ़ना तो एट्थ क्लास आपको लगा देना है। तो आपके सामने आपकी कक्षा का प्लेटफॉर्म आ जाएगा और आप उस चैनल के जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ अपनी कक्षा की ही प्लेलिस्ट मिलेगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन नंबर 2, भारत का पड़ोसी देशों से संबंध। ये आपकी सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे उसका पार्ट 2 की बुक का है। ये आपके दो पार्ट हैं आपके, एक सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे पार्ट 1 और सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे पार्ट 2। ये पार्ट 2 का सेकंड लेसन है और आपका भूगोल का ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट ये लेसन है। आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और जैसा मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रत्येक लेसन एक बार लाइन टू लाइन अवश्य पढ़ना है। हाँ, बाद में रिवीजन के लिए आप वन शॉट कर सकते हैं, आप 15-20 मिनट में आपका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन एक बार बिल्कुल डिटेल से लाइन टू लाइन इसको समझ लीजिए ताकि आपके जो डाउट हैं वो आपके सारे समझ में आ जाएं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। आपके मैंने शुरुआत के 2-3 मिनट वेस्ट कर दिए तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की। हमारे लेसन का नाम है भारत का पड़ोसी देशों से संबंध। कि भारत के जो पड़ोसी देश है ना तो उनका संबंध भारत के साथ कैसा है, क्या उनके साथ दुश्मनी है या फिर मित्रता है या किस प्रकार से व्यापारिक या फिर सांस्कृतिक संबंध है, वो हम इसमें जानेंगे पूरा अध्याय में। उसके बाद आपको दे रखी है नेल्सन मंडेला का एक कथन दे रखा है जो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा हमारी नियति परस्पर अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है भी। तो उसने कहा हमारी जो नियति है या फिर मान लीजिए हमारी जो किस्मत है अभी, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो हमारा क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात किसको कही गई है, ये नेल्सन मंडेला ने कही है अलग अलग राष्ट्रों को। राष्ट्र अध्यक्ष थे, उनको वो संबोधित कर रहे थे। उनको कहा कि हमारी सबकी नीति भी, जितने भी राष्ट्र के अध्यक्ष बैठे हैं ना, तो उनकी नीति क्या कहा कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किस प्रकार से, ये चीज समझिए भी। एक राष्ट्र को प्रभावित करने वाली घटनाएं अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित करती। इसने कहा कि यदि कोई घटना होगी किसी देश में, राष्ट्र मतलब कोई देश भी, किसी भी देश में कोई घटना होगी, इसका मतलब ये नहीं कि उस घटना से सिर्फ वही देश प्रभावित होगा भी, चाहे वो नेगेटिव घटना हो चाहे आपकी पॉजिटिव घटना हो, बाकी देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और फिलहाल का आप देख लीजिए, युद्ध किसका चल रहा है, युद्ध आपका चल रहा है ईरान इजराइल अमेरिका का, लेकिन प्रभाव बाकी सभी देशों पे है भी। भारत में भी आपके पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसने कहा कि यदि किसी देश में एक में घटना होगी ना तो अन्य राष्ट्र भी उससे प्रभावित होंगे, सिर्फ वो ही नहीं केवल एक ही राष्ट्र प्रभावित होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब हम हमारा अध्याय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये मैप दे रखा है अभी। मैप में भारत के पड़ोसी देश आपको बता रखे हैं और सबसे पहले हम पड़ोसी देशों को ही एक बार देख लेते हैं, बाकी हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन से पड़ोसी देश है भारत के भी। सबसे पहले हम यहाँ उत्तर पश्चिम से करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम को आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। क्या देखने को मिलेगा? पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिम में, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और उसके बाद आपको अफगानिस्तान। अब कहेंगे सर
कई अध्यापक बताते हैं कि अफ़गानिस्तान आपके पड़ोसी देश नहीं, बिल्कुल अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन दिक्कत कहाँ आई हुई है? दिक्कत ये आई हुई है कि ये जो आपका हिस्सा जहाँ आपको अफ़गानिस्तान भारत के साथ लगा हुआ दिख रहा, इस हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा पीओके। जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे किस प्रकार से कब्ज़ा हुआ, तो अब डायरेक्ट हमारा अफ़गानिस्तान के साथ कोई इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि पीओके के साथ लगती थी सीमा और पीओके पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है, तभी तो उसको कश्मीर के साथ लगती है, उसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आपका दूसरा कौन-सा हो गया? अफ़गानिस्तान हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। फिर हम आते हैं आपका यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ पे आपका चाइना हो गया। कौन-सा हो गया? चाइना, चीन, चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ पे आपकी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। राजधानियाँ भी आप याद रखना, 1 नंबर में आप कहते हैं ना एमसीक्यूज़ करवा दो, ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, नेपाल है आपका काठमांडू, नेपाल की राजधानी। फिर आपका यहाँ पे भूटान है, भूटान भी नाम ले रहा हूँ सिर्फ़ पड़ोसी देशों के भी। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ पे पूर्वी देखिए सबसे पूर्वी कौन-सा हमारा म्यांमार है, जिसकी राजधानी आपकी नेपिडा है। ये आपको नया शब्द आपको सुनने को मिला होगा, नेपिडा आप याद रखिए, म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। बांग्लादेश की ढाका है, नेपाल की आपकी काठमांडू, भूटान की आपकी थिम्पू है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए थाईलैंड। क्या आ जाइए आप? थाईलैंड आ जाइए अभी। आप कहेंगे सर ये थाईलैंड कैसे हमारा पड़ोसी देश हो गया अभी? ठीक है। अब आपको देखना है कि इसने कहा यदि हम ऊपर से देखते हैं ना, तो हमें देखना है कि बीच में और कोई देश नहीं आना चाहिए भी। तो यहाँ पर देखिए आपका कि जब हम यहाँ से जाते हैं ना, तो बीच में हमारा कोई भी देश नहीं आता अभी। तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ आपकी? बैंकॉक। यदि हम ऊपर से देखते हैं तो पानी-पानी बीच में कोई देश नहीं आया। अगर बीच में कोई देश नहीं आया तो वो आपका पड़ोसी ही तो हो गया एक नज़र से देखें तो, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे क्या यहाँ से आप जाइए, आप मलेशिया से भी अटैच हो गए, ठीक है? फिर आप यहाँ पे क्या है, सिंगापुर से भी अटैच हो गए सीधा, देख रहे हैं? हम पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हम इनको पड़ोसी नहीं बोल बोल सकते? बीच में कोई देश नहीं आ रहा, नहीं सर कोई देश नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी हमारे पड़ोसी है। इंडोनेशिया के बीच में भी कोई देश नहीं आ रहा अगर मैप में देखेंगे तो। ये न्यू एनसीईआरटी की सोच है अभी, ठीक है? ओल्ड एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे सिमेट देती है इतने दिन में कि ये आपके पड़ोसी देश है, डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ मैप भी। अब यहाँ इस साइड है जी श्रीलंका आपका हो गया, कोलंबो इसकी राजधानी, हाँ सर हो गई। ये आपकी माले आपकी मालदीव हो गया, माले इसकी राजधानी है। अब यहाँ पे देखिए ओमान, ये आपका ओमान है। क्या ओमान के बीच में कोई आ रहा है? सर कोई नहीं आ रहा, तो ओमान भी हमारा पड़ोसी हो गया। यहाँ ईरान देखिए, यहाँ से हम सीधा जा सकते हैं ईरान। हाँ सर, ईरान की राजधानी तेहरान। तो अब आपको 2 प्रकार के मिल गए। एक तो जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है और एक वे पड़ोसी देश जो हमसे दूर तो हैं, लेकिन बीच में कोई अन्य देश भी नहीं आ रहा, सीधे हम उन तक पहुँचते हैं। बीच में किसी और देश से हमें नहीं गुज़रना पड़ता, हमारी सीमा से निकलते हुए हम सीधा उनकी सीमा में घुस जाते हैं, समुद्री सीमा के द्वारा। तो यहाँ से आपको थोड़ी-सी अपनी सोच विकसित करनी होगी। हाँ सर, ये चीज़ हमें मैप समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? अब हम डिटेल में जानेंगे अभी। ये क्वेश्चन आंसर इसकी मैं आपको अलग से करवा दूँगा, इस बात की आप टेंशन मत लें। अब पड़ोस की रूपरेखा भी, पड़ोस किसे बोलते हैं भी? जब भी हम पड़ोसी राष्ट्र के विषय में सोचते हैं, तो हमारे मन में उस राष्ट्र की छवि उभरती है, जो हमारे राष्ट्र के साथ स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पड़ोसी की बात करते हैं भी, ठीक है? ये कहता है कि हमारे मन में एक विचार आता है, वो विचार क्या आता है कि उस देश का आता है, जो हमारे देश के साथ स्थलीय रूप से जिसकी भूमि मिलती है भी। ठीक है, उसको हम पड़ोसी देश मानते हैं भी, हमारे दिमाग में आता है, जो हमारे राष्ट्र के साथ स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। पड़ोसी राष्ट्र के संदर्भ में यह एक पारंपरिक अवधारणा, पारंपरिक मतलब आपकी बहुत पुरानी अवधारणा है, यही आपके दिमाग में बात चली आ रही है कि जो राष्ट्र हमारे देश के साथ स्थल की सीमा बनाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा? पड़ोसी देश हो जाएगा भी। इस दृष्टि से हमारे पड़ोसी देश उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, क्योंकि उनके साथ स्थल लग रहा था ना, हमारी स्थलीय सीमा थी, हाँ बिल्कुल है। उत्तर में चीन का तिब्बती क्षेत्र, नेपाल एवं भूटान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है। भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, भारत के साथ जो स्थलीय सीमा को साझा करने वाले राष्ट्र कौन-कौन से हैं, ये आपको याद रखना। कितने हो गए सर? ये आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तर-पश्चिम में आपके 2 देश हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान।
उत्तर में चीन है, उत्तर में अकेला क्या है? चीन है, कई बार अफ़गानिस्तान को भी उत्तर में काउंट कर देते हैं, ठीक है? नेपाल और भूटान है आपका 2 और पूर्व में भी 2 है आपका बांग्लादेश और म्यांमार। 2, 2 4, 5, 6, 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है, जिन पे हम पैदल चल के जा सकते हैं, बीच में पानी नहीं आता। अगर मैं आपको सीधा बताऊँ बीच में कोई समुद्र नहीं है, हम पैदल चल के उस देशों में जा सकते हैं। अब यहाँ पे भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,100 किलोमीटर है, जो मरुस्थल, मैदानों, वनों, पर्वतों, दलदली क्षेत्रों और नदी घाटियों जैसे विविध भूभागों से होकर गुजरती है। इसने कहा कि 15,100 किलोमीटर लंबी हमारी क्या है? स्थलीय सीमा। कहीं पे मरुस्थल आ जाता है, कहीं पे पहाड़ आ जाती है, कहीं पे नदी आ जाती है, वो अलग-अलग चीज़ है। यहाँ पर हमारी सीमा पर ये क्षेत्र हैं अभी। चलो स्थलीय सीमा की हमने बात कर ली, लेकिन भारत एक ऐतिहासिक रूप से समुद्री तटीय राष्ट्र है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है भी। इसी कारण समुद्र पार श्रीलंका एवं मालदीव ही हमारे निकटतम पड़ोसी है भी। अब यहाँ पे देखिए समुद्र के तौर पे जब हमने पढ़ा था इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, आपका मलेशिया था, वो भी हमने अपने पड़ोसी के तौर पर पढ़ा था। लेकिन जो निकटतम पड़ोसी हैं भी, तो वो कौन-कौन से आपके समुद्री पे? तो वो आपके श्रीलंका एवं मालदीव भी। कौन से हैं? श्रीलंका एवं मालदीव भी। परंतु यदि हम उच्च तुंगता वाले उपग्रह माध्यम से देखें, उच्च तुंगता मतलब जब हम ऊंचाई से ऊपर से देखते हैं ना, तो हमें कौन-कौन से देश हैं? जैसे मैंने आपको ईरान, ओमान बताया था, इस साइड से सीधे समुद्र से रास्ते जा सकते हैं, बीच में कोई देश नहीं आता। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे राष्ट्र भी भारत के समुद्री पड़ोसी हैं। इस अध्याय में हम पड़ोसी राष्ट्र की इसी व्यापक अवधारणा के आधार पर दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय और रणनीतिक स्थिति को समझाने का प्रयास करेंगे। कौन सी अवधारणा? दोनों अवधारणा भी स्थलीय सीमा से साझा करते हैं, वो तो आपके पड़ोसी है ही, साथ साथ जो समुद्री सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं, वो भी हमारे पड़ोसी देश हैं। और उसी अवधारणा के आधार पे पड़ोसी देश क्या है? अब क्या हो गया? पड़ोसी देश की डेफिनेशन क्या बन गई कि जो देश हमारे स्थलीय या समुद्री सीमा साझा करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके पड़ोसी देश कहलाते हैं, जो सीमा साझा करते हैं भी। क्लियर है? आपको कहा हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो क्या आप इनको पड़ोसी देश मान सकते हैं? हाँ सर, इनको हम पड़ोसी देश मान सकते हैं। ठीक है? ये आपके निकटतम पड़ोसी कौन से? श्रीलंका और मालदीव। आपका प्रश्न आता है कि आपके भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो आप आंसर लिखाते हैं 9। 7 तो स्थलीय वाले हो गए और 2 आपके ये हो गए 9। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ये भी हमारे पड़ोसी, यदि आपके सब्जेक्टिव आंसर आता है तो। ठीक है? आपको ये लाइन ऐड कर देंगे ना, तो ये भी हमारे पड़ोसी, यदि हम उच्चतम ऊपर से देखें तो आपको ये नज़र आता है भी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात भी। समुद्री पड़ोसी कौन होते हैं भी? समुद्री पड़ोसी वह राष्ट्र होता है जो किसी अन्य राष्ट्र के साथ समुद्र या महासागर की साझेदारी के माध्यम से जुड़ा हो भी। ठीक है? भले ही उन राष्ट्रों के मध्य कोई प्रत्यक्ष स्थलीय सीमा न हो भी, उनके बीच में क्या प्रत्यक्ष स्थलीय सीमा नहीं होती। वो किसके माध्यम से जुड़ा होता है? महासागर के माध्यम से जुड़ा होता है, या फिर आपका पानी के माध्यम से जुड़ा होता है भी। ठीक है, तो इसने कहा कि भले ही कि कक्षा 6 की जो आपने पाठ्य पुस्तक पढ़ी थी महासागर महाद्वीप नामक अध्याय को पुनः पढ़ें। शताब्दियों से व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ करने से महासागरों ने एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य किया। इस अध्याय में हम भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी राष्ट्रों के विषय में चर्चा करेंगे। हम क्या जो हमारे निकटतम पड़ोसी ना समुद्री पड़ोसी, उनके बारे में चर्चा करेंगे भी। ठीक है। भारत को 3 ओर से किस-किसने घेरा है अभी? आपको ये तो चीज़ पता चल चुकी है कि 3 ओर से भारत क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्या है आपकी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ क्या है? अरब सागर है। क्या है आपका? अरब सागर। छोटी-छोटी चीज़ है, खंबात की खाड़ी, वो इतने डीप लेवल पे हम नहीं जाएँगे। हमें मेनली बात करनी है। और यहाँ पे आपका हिंद महासागर है। 3 ओर से क्या भारत की प्राकृतिक सीमा है जो आपकी समुद्रों ने बनाई हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। आप काफ़ी लंबे समय से आप ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं अभी। अब ये मैप देखिए एक बार, मैप आपको दिखा रखा है यहाँ से, आपको मुझ समझाने का कोशिश करता हूँ। आप इस प्रकार देख सकते हैं, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैं यहाँ को समझा दूँगा अभी, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत एवं यहाँ पे क्या दिया हुआ? शताब्दियों से भारत को यूरेशिया और अफ्रीका के विभिन्न राष्ट्रों से जोड़ने वाले समुद्री तथा स्थलीय मार्गों का सरलीकृत मानचित्र है। यहाँ दर्शाए गए मार्ग अनुमान तथा समय के साथ में इसने कहा कि ये जो मार्ग दर्शाया गए ना आपको, वो आपके क्या हैं?
मतलब कि हो सकता है कि कुछ बदल गए हों भी। तो ये आपका भारत है। आप कहेंगे सर बिल्कुल भारत है। ठीक है? ये आपका ओमान वगैरह देश होगा, ये आपके मानचित्र दे रखे हैं अभी। ये देखिए किस प्रकार से समुद्र के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से भारतीय रास्ते आपको दिखा रखे हैं। कोई ख़ास इसका इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है आपका तर्क-वितर्क कि आपको समझना पड़े। कि आपको ये पता है कि समुद्र में से भी रास्ते होके जाते थे, स्थल से भी रास्ते होते जाते थे। अब मेन जो बात आई आपकी यूरेशिया की बात कम करते हैं। यूरेशिया क्या होता है कि एक हिस्सा होता है यूरोप और एशिया, जहाँ यूरोप और एशिया मिलते हैं ना, जो आपका पुराना महासागर महाद्वीप पाठ पढ़ा था, उसने पढ़ा था यूरोप और एशिया पहले एक महाद्वीप मानते हैं इनको, क्योंकि स्थल रूप से जुड़े हुए हैं आपस में, इसको यूरेशिया बोलते हैं। तो बाहर देखिए यूरेशिया से आपका है, ये आपका इस साइड क्या आ जाएगा, पूर्वी एशिया आ जाएगा। आपको आ रहा है समझ में? और ये आपका उत्तरी एशिया आ गया, भारत कौन से भाग में? दक्षिण एशिया में, यूरोप से भी भारत जुड़ा हुआ, तो इस प्रकार से आपको ये मैप दिखा रखा है। अब हम हिंद महासागर की बात करते हैं। हिंद महासागर क्या विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, यह एक अत्यंत व्यस्त समुद्री मार्ग है भी। विश्व के आधे मालवाहक जहाज, एक तिहाई भारी माल और विश्व के 2/3 तेल का परिवहन इसके माध्यम से होता है। यहाँ महासागर अनेक राष्ट्रों को आपस में जोड़ता है, जिसमें लगभग 2.7 अरब लोग निवास करते हैं। मतलब कि हिंद महासागर की बात बताई है अभी। लगभग आधे माल ढोने वाले जहाज जाते हैं, ठीक है? लगभग 2/3 भाग आपका क्या आता है, जो तेल जाता है वो इसके माध्यम से जाता है, हिंद महासागर के माध्यम से। तो देखिए हिंद महासागर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी। ये अनेक राष्ट्रों को जोड़ता है अभी। अब देखिए लगभग 11,100 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ भारत की समुद्री स्थिति को विशिष्ट है भी। इसने कहा कि भारत की जो तटीय रेखा है वो कितनी है, 11,000 मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट 11,000 किलोमीटर लंबी है। और भारत की जो समुद्री स्थिति विशिष्ट है भी, उसने कहा कि भारत की जो, जहां पर भारत है, भारत की स्थिति है समुद्र में जिस जगह पे, वो बड़ी विशिष्ट है भी, स्पेशल है भी। स्पेशल क्यों है? इसका प्रायद्वीपीय आकार हिंद महासागर के भीतर तक विस्तृत है। यह स्थिति भारत को महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच प्रदान करती है। इसे भारत दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता है। इस प्रकार भारत को व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। भारत उनका एक पॉइंट हो गया अभी, ठीक है? किस प्रकार से? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चीजें मैं आपको समझा देता हूँ एक बार मैप के माध्यम से। यहाँ भी ये आपका हिंद महासागर और भारत की ये समुद्री सीमा है 11,100 किलोमीटर लंबी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आपको दक्षिण पूर्व एशिया, अब आपकी दक्षिण पूर्व एशिया कौन सी होगी? आप कहेंगे सर ये जो भारत की साइड वाला हिस्सा होगा ना, ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया है, इसको जोड़ता है। और पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया सर ये वाला हिस्सा आपका पश्चिम एशिया हो गया। और अफ्रीका, अफ्रीका आपका यहाँ सिख है। ये देखिए, अब ये इनको जोड़ने का काम करेगा कौन? करेगा भारत ही तो करेगा। देखिए अब कहाँ से होके जाएंगे? समुद्र के माध्यम से हिंद महासागर में यहाँ से जाएंगे। ये आपका कौन सा सर? ये आपका क्या पश्चिमी एशिया हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? ये दक्षिण पूर्व एशिया हो गया। तो इनके मध्य क्या एक कड़ी की भूमिका निभाता है। इस प्रकार भारत का व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला है। भारत के पतन आयात और निर्यात के प्रमुख प्रवेश द्वार द्वार है भी। तो आयात और निर्यात, आयात करने के लिए और निर्यात भेजने के लिए भारत के पतन जो बंदरगाह है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही भारत की केंद्रीय स्थित क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा के समय राहत प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो गई बीच में, तो सहायता कौन करेगा? श्रीमान जी भारत करेगा, क्योंकि भारत है भी एक ऐसा बड़ा देश है जिसकी नौसेना बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छी मतलब एडवांस है, आपकी आधुनिक है, और ये इनकी सहायता भी करता है। बाकी देशों के साथ मित्रता से व्यवहार इनका ये काम बन जाता है। आपको आगे बात समझे, भारत की स्थिति क्यों विशिष्ट है? क्योंकि भारत इन क्षेत्रों को जोड़ता है और बीच में सहयोग करता है, और इनके लिए क्या है, एक प्रवेश द्वार का काम करता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, यहाँ पर तो हमें चीजें समझ में आ गई। इस तरह की सहभागिता को क्षेत्रीय सहयोग कहा जाता है अभी। जो इस प्रकार जो भारत की जो है ना, कि अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं, बीच में भारत पड़ रहा है, ठीक है, भारत उनकी सहायता करता है, चाहे उनकी कोई मुसीबत आ जाए या फिर इमरजेंसी आ जाए, तो भारत क्या है, तो उनकी सहायता करता है। इस प्रकार की सहभागिता को क्षेत्रीय सहयोग कहा जाता है, जो शांति, स्थिरता और साझा प्रगति को प्रोत्साहित करता है। क्षेत्रीय सहयोग मतलब उस देश के जहां तक
आदान प्रदान होता है चीज़ों का, या फिर कोई एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पे सभी देश क्या है आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय सहयोग बोलते हैं भी। ठीक है, कि मेरे क्षेत्र में आए तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा, आपके क्षेत्र में मैं गया तो आप मेरी सहायता कर देंगे, ये क्या आपका क्षेत्रीय सहयोग कहलाता है। क्षेत्रीय सहयोग हमें सिखाता है कि अच्छे पड़ोसी होने का अर्थ मात्र भू सीमाओं तक सीमित नहीं है, अपितु संपूर्ण क्षेत्र के लाभ के लिए मिलकर कार्य करना। इसने कहा कि अच्छा पड़ोसी होने का मतलब ये नहीं कि आपकी और हमारी क्या है दीवार लग गई तो आप हमारे पड़ोसी हो गए। देशों की बात करें, यदि स्थल लग गया तो आप हमारे पड़ोसी हो गए। अच्छे पड़ोसी होने का मतलब है कि आप आपके पड़ोसी की सहायता करें, आप उनके विकास करने में, और आपका पड़ोसी आपकी सहायता करे आपके विकास करने के लिए। ठीक है, कि लाभ के लिए मिलकर कार्य करना। भारत को विश्व के भिन्न-भिन्न भागों से जोड़ने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों के घने जाल को समझने के चित्र 2 पॉइंट में दिए गए मानचित्र को देखिए। आप मानचित्र देख लिए, आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएँगे जो भारत को अलग-अलग हिस्सों से जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब हम पढ़ते हैं भारत और उसके स्थलीय पड़ोसी देश भी। मज़ा आ रहा पढ़ने में, चीज़ें समझ में आ रही है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, अपने अध्यापकों के साथ इसको, क्योंकि आप ही हैं हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म को जो बड़ा बनाएँगे भी। फ़िलहाल छोटा है को ठीक है, लेकिन कंटेंट मैं आपको बहुत बढ़िया दे रहा हूँ भी। तो आपका ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इन वीडियोज़ को शेयर कर दें भी। अब हम बात करते हैं भारत और उसके स्थलीय पड़ोसी भी। 1950 से भारत और चीन एशिया के सबसे 2 बड़े और प्रभावशाली देश रहे। 1950 से, क्योंकि 1950 से तो भारत गणतंत्र बना था, उससे पहले तो भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। पहले वाली बात हम नहीं करेंगे। 1950 जब हमारा संविधान लागू हो गया, हम गणतंत्र राष्ट्र बन गए, उससे बात कर रहे हैं। या एशिया के जो सबसे बड़े और प्रभावशाली देश रहे हैं आपके भारत और चीन, जो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, व्यापार, राजनीति के अनुरूप दीर्घकालिक और रणनीतिक संबंधों से को साझा करते हैं। मतलब हर प्रकार से क्या वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्या ऐतिहासिक तौर पर भी, भूगोल के तौर पर, भूगोल तो आपकी उनकी मिल गई भी, आपका संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक अनुरूप दीर्घकालिक और रणनीतिक संबंधों का साझा करते हैं। हिमालय पर्वतमाला द्वारा पृथक इन राष्ट्रों की सीमा पूर्व से पश्चिम तक विभिन्न राज्यों जैसे, अब आपको याद करने की है भी, इन दोनों के बीच में क्या आता है जो सीमा बनाता है, वो आता है आपका हिमालय पर्वत भी। इस साइड भारत है, उस साइड क्या है आपका चीन हो गया भी। अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन से लगते हैं भी, ये आपको देखना है भी। तो आपको नाम याद करने हैं आपको। यदि हम पूर्व से पश्चिम तक आए, आपसे क्रम भी पूछ लेगा कि पूर्व से पश्चिम तक आना आपको। जी, मैं अगर भारत का मैप बनाऊँ ना इस प्रकार से बना देता हूँ आपको एक, ठीक है? तो सबसे पहले इस साइड कौन आएगा सर? अरुणाचल प्रदेश आएगा। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश एक। फिर कौन आएगा सर? सिक्किम आएगा अभी। क्या आएगा? सिक्किम। फिर आएगा उत्तराखंड। क्या आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा। फिर आपका हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्या आ गया? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आ गया। कितने राज्य आ गए सर? 1, 2, 3 और 4, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो 4 चीन से, क्या याद रखना? 4। 4 कौन से? पूर्व से, अगर आपसे पूछे पूर्व से उत्तर की ओर, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आए तो पहले कौन आएगा पूर्व में? अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका सिक्किम आएगा, फिर कौन आएगा? फिर आएगा उत्तराखंड आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, और फिर आपका लद्दाख आएगा। ये तो बात आपको पता है। मतलब यहाँ से लेके चोटी से लेके भी, यहाँ चोटी से लेके यहाँ तक आपका क्या है, चाइना के साथ आप सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से देश हैं? सर 4 हैं, सॉरी 4 राज्य कौन-कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम है, फिर आपका उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन-सा? लद्दाख सीमा साझा करता है। आपको ये क्रम आपको ज़रूर याद रखना, क्रम में मिस्टेक मत कर देना भी, ठीक है? याद तो आपको वैसे भी करने पड़ेंगे 5 के 5, इससे अच्छा आप क्रम से याद कर लीजिए, थोड़ी-सी तो आपकी चीज़ें कम होंगी। आप कहेंगे सर ठीक है हम क्रम से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, ये थी आपकी स्थलीय सीमा भी, कहाँ से ये आपके आपस में भौगोलिक रूप से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक रूप से भी। सांस्कृतिक दृष्टि से बौद्ध धर्म दोनों देशों के मध्य एक शक्तिशाली कड़ी है भी। कौन-सा है? बौद्ध धर्म भी। भारत में उद्भूत होकर व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्गों के माध्यम से लगभग पहली शताब्दी सामान्य संवत में यह चीन पहुंचा। भारत का जो उद्भव हुआ था गौतम बुद्ध द्वारा, तो कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म का भारत में हुआ था। लेकिन अब ये चीन में कैसे पहुंचा भी? ठीक है,
तो ये चीन में पहुंचा कि कुछ आपके व्यापार के जरिए और तीर्थ यात्रियों के जरिए, कि व्यापारी भारत आते थे व्यापार करने के लिए, कुछ यात्री आते थे घूमने के लिए, ठीक है। तो वो उन्होंने देखा ये कैसा धर्म है, भी उन्हें ये धर्म बढ़िया लगा, तो चीन में क्या करने लगे, चीन में भी लोग इस धर्म को अपनाने लगे और धीरे धीरे चीन में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ भी, ठीक है। कुछ शताब्दियों पश्चात फासियन, फाइयान पुरानी बुक उसमें फाइयान नाम है, लेकिन याद रखना फासियन एवं हेन सांग भी, इसमें सवेन सांग है, वो आपका हेन सांग लिख रखा पुरानी एनसीईआरटी में भी। हेन सांग जैसे चीनी भिक्षुओं ने भारतीय शिक्षण केंद्रों की यात्रा की, जबकि बोधि धर्म धर्मक्षेप और कुमारजीव जैसे भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध शिक्षाओं को चीन तक पहुंचाया। अब वहां से कौन आए, वहां से दो आए, स्वेनसांग और फाइयान, ठीक है। हेनसांग और फाइयान आप कहते हैं, इसको फासियन आप लिख रखा है ओल्ड एनसीईआरटी में, वो फाइयान है भी, ठीक है। लेकिन भारत से भी कुछ लोग क्या है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देने चाइना में गए थे, चीन में गए थे। वो तीन कौन कौन लोग हैं, वो है आपका बोधि धर्म, धर्मक्षेप और आपका कुमारजीव जैसे भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, ये इन्होंने चीन गए थे आपका वाह करने के लिए। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य गहरे आध्यात्मिक और बौद्धिक संबंध विकसित हुए। ये आपके सांस्कृतिक संबंध थे। उनकी नींव कैसे पड़ी, बौद्ध धर्म के द्वारा भी। बौद्ध धर्म से चीन में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ध्यान दें कि क्षेत्रफल के अनुसार चीन भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। और एक बार मैं इस राज्य की आपको ये मैप दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए भी। ये आपका कौन सा राज्य जो चीन के साथ येलो कलर में चीन है, ये कौन सा राज्य जो चीन के साथ सीमा लगा रहा है, आप कहेंगे सर ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य है यहाँ पर, ये सर आपका सिक्किम है। दो हो गए, दो आपके यहाँ पर नेपाल आ गया बीच में, दो आपके नेपाल से आगे आएंगे। नेपाल से आगे कौन सा आएगा सर, एक उत्तराखंड आएगा और एक हिमाचल प्रदेश आएगा। एक उत्तराखंड आएगा, एक हिमाचल प्रदेश आएगा और आखिर में आपका क्या आ जाएगा, ये लद्दाख आ जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा आ जाएगा, लद्दाख। कश्मीर के साथ मिलती क्या, कश्मीर के साथ नहीं लगती। 4 राज्य और आपके क्या है, एक एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा लगता। आपको अब भी मेरे हिसाब से याद आ जाएंगे। 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं और एक यहाँ पे। याद हो गया, हाँ सर याद हो गया हमें अच्छी तरह से। अब कोई डाउट हमारा नहीं होगा भी। 13वीं शताब्दी में हिंदू व्यापारियों ने चीन के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पतंग नगर हेन छाओ में मंदिरों का निर्माण करा था, अभी 13वीं शताब्दी में भी, ठीक है। तो वहां पर कैयुयान मंदिरों में स्तंभों पर भगवान विष्णु व रामायण तथा पुराणों की कथाएं उत्कीर्ण। यहाँ मंदिर है आपका कैयुयान मंदिर भी, ठीक है, जो भारतीय व्यापारियों ने उसका निर्माण करा था 13वीं शताब्दी के आसपास। इसमें क्या है कि एक स्तंभ पर लिखा हुआ गजेंद्र मोक्षम, जिसका अर्थार्थ है विष्णु द्वारा हाथी को मगरमच्छ से मुक्त कराने की कथा उत्कीर्ण है आपका, कि उसने क्या किया था कि हाथी को छुड़वाया था भी। गजेंद्र मोक्षम मतलब कि गजेंद्र की सहायता की थी, हाथी की सहायता की थी, इस प्रकार की कथा है वहां पे। आपको मंदिर का नाम याद रखना कैयुआन भी। और शहर आपका कौन सा है, पतन नगर हवेन छाऊ भी। कौन सा है, हवेन छाऊ। मंदिर कैयुयान, आपका शहर हवेन छाऊ है भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो ये चीजें आपके दिमाग में स्टिक हो जाएंगी। आपका कहीं भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एक्यूरेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में हो जाएगा। जब अगर आपका एमसीक्यू पूछ लिया तो आपको टिक कर जाएगा, हाँ ये मंदिर था और ये आपका शहर था। चीजें क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारिक संबंधों की थोड़ी सी भी। भारत का चीन के साथ व्यापारिक संबंध में भी निरंतर बना हुआ है भी। व्यापार भी हम करते हैं। हमने स्थलीय सीमा का देख लिया बंटवारा, 4 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। हमने सांस्कृतिक संबंध देख लिया कि आपका व्यापारियों के द्वारा और आपका तीर्थयात्रियों के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चाइना में हुआ। इस कारण दोनों में बहुत सारी सांस्कृतिक विशेषताएं मिलती हैं। अब उसके बात करते हैं व्यापारिक संबंध। वर्ष 2024-25 में भारत ने चीन को मुख्य रूप से लो एस्क रसायन और शीत धागों का निर्यात किया भी। क्या क्या चीजें भारत ने की भी चाइना को, आप कहेंगे भारत कुछ नहीं करता, तो ये देखिए लो एस्क रसायन है आपके और सूती धागे हमने चाइना को भेजे हैं भी। एवं उससे क्या लिया भी चाइना को, तो आपको बताया कि जो आपका इलेक्ट्रिक सामान है आपका मैक्सिमम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल फोन कंप्यूटर हार्डवेयर आदि सम्मिलित हैं, और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उपकरणों का आयात किया है। अनेक भारतीय चीनी कंपनियों ने एक दूसरे के देश में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हुए, मतलब कि चीनी कंपनियों ने भारत में अपने प्लांट लगा लिए, भारतीय कंपनियों ने चाइना में अपने प्लांट लगा लिए चीजें बनाने के लिए। तो इस प्रकार व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हुए हैं।
वर्तमान में व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में अधिक है भी। उसने कहा कि जो व्यापार का संतुलन है ना वो चीन के पक्ष में अधिक है भी। तो उसने कहा पक्ष में अधिक होने का मतलब जो देश, जो दो देश हैं आपके भी, ए और बी भी, दोनों व्यापार करते हैं। यदि दोनों 50 रुपए का सामान ये मंगवाता है, 50 रुपए का इससे ये मंगाता है, तो व्यापार बिल्कुल संतुलन है, किसी के भी फायदे में नहीं है। तो जो सामान ज्यादा मंगवाता है भी, तो मतलब वो थोड़ा सा पीछे है भी। इसका मतलब चाइना से हम ज्यादा मंगवाते हैं और चाइना हमसे कम मंगवाता है। तो व्यापार किसके पक्ष में? जो कम मंगवाएगा। निर्यात जिसका ज्यादा होगा, निर्यात जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा? उसके पक्ष में व्यापार रहेगा। ठीक है। क्योंकि चीनी निर्यात भारतीय निर्यात से लगभग 8 गुना है अभी। हम 1 रुपए का सामान मंगवाते हैं, सॉरी, हम 1 रुपए का सामान बेचते हैं और चीन हमारे यहाँ 8 रुपए का सामान बेचता है। आज के हालात ये है अभी। जिसका निर्यात ज्यादा, व्यापार उसी के पक्ष में रहेगा। तो चीन का जो निर्यात है वो हमसे 8 गुना है। 8 गुणा हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी यदि व्यापार में हमें संतुलित करना। हम 100 करोड़ का सामान बेचते हैं, चीन हमारे भारत में 800 करोड़ का सामान बेचता है। ये हालात है आज के व्यापार में। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चीजें समझ नहीं है और चीजें समझ में आ रही हैं भी। और आपके कंधों पर ये नौजवानों के कि आगे भारत की आप विकास में किस प्रकार से योगदान देते हैं, इस व्यापार संतुलन का आप किस प्रकार से निचोड़ निकालते हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के मध्य तनाव के अनेक चरण देखे गए भी। तनाव मतलब गुस्सा भी देखा गया दोनों देशों के बीच में, और कुछ गंभीर संघर्ष भी हुए हैं भी, लड़ाइयां भी हुई हैं भी। अधिकांश दोनों देशों की साझा सीमाओं से संबंधित है। और जो ज्यादातर जो विवाद है चीन के साथ व्यापार की नीतियों को लेकर नहीं, वो किसके लेकर है? वो आपकी किसको लेकर है? वो आपकी साझा सीमाओं को लेकर है। जो सीमा है ना, बंटवारा है जमीन का, उसको लेकर भी। इसका अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। साथ ही व्यापार संवाद सीमा समाधान के माध्यम से विवादों के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। उसने कहा कि जो विवाद है, चलो विवाद है, विवाद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका समाधान पर भी बातचीत चल रही। किसके द्वारा? व्यापार के द्वारा, संवाद के द्वारा। ठीक है। व्यापार करते तो व्यापार करते समय बात तो करेंगे, बात के थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं कि लड़ाई की कि अरे यार ये देखो तुम ये करे, व्यापार कर रहे हैं। संवाद बातचीत होती देशों के साथ, कभी मीटिंग हो ना, जिक्र कर देते हैं यार ये देखो ये जो विवाद है इसको भी निपटा लीजिए। सीमा समाधान के माध्यम से हम विवादों के समाधान का प्रयास करें, वो हम बाद में देख लेंगे क्या विवाद है, बड़ी कक्षाओं में जब आप जाएंगे। मैं आपको लेके जाऊंगा सारी कक्षाओं में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी यात्रा भी। अब हम बात करते हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी। आप कहेंगे सर भारत पाकिस्तान के बीच में तो हमने क्या है आपका पढ़ा था भी, ये हमारे पड़ोसी देश है। अब ये देखिए आपका ये हिस्सा आपको अफगानिस्तान का कनेक्ट दिख रहा है। हाँ सर, ये ऊपर और जूम कर दूं क्या? चलो और जूम कर दें, ये देखिए। अब इस हिस्से पे ना आपका, इस हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अब अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, यहाँ ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस ब्लू वाले पे। तो ये आपका येलो प्लस में ब्लू पाकिस्तान हो गया। अब अफगानिस्तान हमसे कट गया ना। लेकिन जिस दिन हम पीओके लेंगे, आप लोग जिस दिन पीओके लेंगे, ठीक है, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। जिस दिन आप लोग पीओके लोगे ना, तो उस टाइम क्या होगा कि हमें हमारा पीओके मिल जाएगा और हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान के पास हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे भी। आपको आगे बात समझ में? तो उसके बाद एक देश और है ईरान। आप कहेंगे सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी, लेकिन फिलहाल पीओके पे क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जा सकते अफगानिस्तान में। आप कहेंगे बिल्कुल सही, लेकिन सर ये ईरान कहाँ से आ गया? ये ईरान कहाँ से आ गया? हमारा पड़ोसी ईरान के बारे में तो हमने सुना ही नहीं। ये आपका ईरान है भी। अब देखिए आप, यहाँ से जब आप जाएंगे, ये हमारा दूर का पड़ोसी है भी, दूर का रिश्तेदार। ये क्या हमारा दूर का पड़ोसी है, पड़ोसी लेकिन दूर का पड़ोसी, क्योंकि इतना नजदीक नहीं है। ये देखिए सीधा हमें पाकिस्तान क्यों जाना पड़ेगा अभी? क्यों हम यहाँ जाएंगे? हम सीधा यहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं? ईरान पहुंच सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान भी हमारा पड़ोसी है, लेकिन समुद्री पड़ोसी है और दूर का पड़ोसी है। दोनों चीज आप याद रखेंगे। हाँ सर, हमें ये चीज याद रह जाएगी। आ रहा पढ़ने में मजा? ऐसे ही आपको चीजें समझनी है। आप कहेंगे सर चाइना पे से कहाँ आगे भी। अब हम बात करेंगे भारत एवं पाकिस्तान की भी, जिसका आपको इंतजार था। और ये हम करेंगे आगे वाले पार्ट में, क्योंकि अब आपका लगभग लगभग 35-40 मिनट का लेक्चर हो चुका, 30 मिनट का। यदि इसमें करेंगे तो 1 घंटे में आपको नींद आ जाएगी।
और इसलिए यदि आपको मज़ा आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, अगला पार्ट पढ़ लीजिए। मज़ा नहीं आ रहा तो अब फिलहाल के लिए सो जाइए और कल आगे वाला पार्ट पाकिस्तान के बारे में पढ़िए भी। लेकिन मुझे आपकी इच्छा देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अगला पार्ट अभी पढ़ने को जाएंगे, तो मैं आपको अगले पार्ट में यहीं से स्टार्ट करूंगा अभी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।